नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। तो ये पॉलिटी की काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, मौलिक अधिकार से प्रश्न बनते ही हैं। तो आज की इस वीडियो में हम 3 मौलिक अधिकार कवर करेंगे। टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं। आज की इस वीडियो में हम 3 मौलिक अधिकार कवर करेंगे और इसे नेक्स्ट पार्ट में बाकी के 3 मौलिक अधिकार को कवर करेंगे। तो मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया है, और ना कि समझाया है बल्कि आपको इसे याद करने का तरीका भी बताऊंगा कि इसे याद कैसे करना है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम समझते हैं कि मौलिक अधिकार होते क्या हैं। तो मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो हमसे सरकार छीन नहीं सकती। ना ही सरकार और ना ही कोई अन्य व्यक्ति मौलिक अधिकार हमसे छीन सकता है। हाँ, कुछ समय के लिए इन्हें स्थगित किया जा सकता है, जैसे कि आपातकाल के समय मौलिक अधिकार को स्थगित किया जा सकता है, पर इन्हें पूर्ण रूप से बाद में छीना नहीं जा सकता। कानूनी अधिकार सरकार छीन सकती है, पर मौलिक अधिकार सरकार छीन नहीं सकती। ये हमें स्वतंत्र रूप से जीने के लिए आवश्यक है मौलिक अधिकार। और इसे लिया कहाँ से गया है? तो इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और इसका वर्णन हमारे संविधान के भाग 3 में है। कहां से कहां तक? अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। कई बार पूछा गया है कि इसका वर्णन कहां पर है? भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। और भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किसे? भाग 3 को, यानी मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो मैग्ना कार्टा क्या है? मैग्ना कार्टा ब्रिटेन से ली गई अवधारणा है, और वहां के राजा किंग जॉर्ज ने एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करके वहां के नागरिकों को कुछ अधिकार दिए थे, जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो जब भी बात आती है अधिकार की, तो उस देश का उसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो भारत में अधिकारों की बात किसमें है? तो भाग 3 में है। इसीलिए भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, याद रखिएगा। तो जब मूल संविधान बना था उस समय कुल 7 मौलिक अधिकार थे, पर बाद में एक अधिकार खत्म कर दिया गया। अब कुल कितने अधिकार हैं? तो 6 मौलिक अधिकार हैं। तो वो कौन सा मौलिक अधिकार खत्म किया गया? तो संपत्ति का अधिकार। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, और नीचे लिखा होता है संपत्ति का अधिकार। तो याद रखिएगा, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसे कब खत्म किया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार कर दिया गया। तो मैंने आपको बताया ना कि मौलिक अधिकार को छीना नहीं जा सकता, पर कानूनी अधिकार को सरकार छीन सकती है। और बाद में इसीलिए इसे मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया गया। ये मैं आपको बताऊंगा कि संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार क्यों किया गया, पर अभी के लिए आप याद रखिएगा कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। तो अब हम 6 मौलिक अधिकार देख लेते हैं कि कौन कौन से मौलिक अधिकार हमें प्राप्त हैं। उसके बाद मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा कि इसे याद कैसे करना है। तो सबसे पहले है समता या समानता का अधिकार। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक है। उसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार। इसका वर्णन अनुच्छेद 19 से 22 तक है। उसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका वर्णन अनुच्छेद 23 से 24 तक है। उसे नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका वर्णन अनुच्छेद 25 से 28 तक है। उसके बाद है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। इसका वर्णन अनुच्छेद 29 से 30 तक है। और लास्ट में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका वर्णन अनुच्छेद 32 में है। तो ये टोटल 6 मौलिक अधिकार हमें प्राप्त हैं। 6 फंडामेंटल राइट्स हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। और याद रखिएगा, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। तो अब हम ट्रिक से देखते हैं कि इसको याद कैसे रखेंगे, इसको क्रम से याद कैसे रखेंगे। तो ट्रिक है EF ER ER। क्या है? EF ER ER। ई के बाद क्या आता है? F। तो उसके बाद ER ER। तो ई से क्या है? इक्वेलिटी। तो सबसे पहला अधिकार कौन सा है? समानता का अधिकार। समानता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इक्वेलिटी, यानी कि राइट्स ऑफ इक्वेलिटी। तो इक्वेलिटी का पहला वर्ड है ई। तो इसे याद रखिएगा, पहले आएगा समानता का अधिकार। और ए के बाद क्या आता है? एफ। और एफ से है फ्रीडम। तो दूसरा अधिकार कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता को इंग्लिश में कहते हैं फ्रीडम। तो एफ है, ए के बाद एफ आता है। तो पहला समानता हुआ इक्वेलिटी, और दूसरा हुआ फ्रीडम। और तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण यानी कि एक्सप्लॉयटेशन। तो इसको एक्सप्लॉयटेशन का लेंगे ई। तो पहले भी ई था, फिर एफ आया, फिर आ गया ई। तो तीसरा होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसके बाद आएगा आर। आर यानी कि रिलीजन। तो रिलीजन यानी कि धार्मिक। धार्मिक को इंग्लिश में रिलीजन कहते हैं।
तो इसका है आर। उसके बाद फिर आएगा ई, यानी कि एजुकेशन। तो जो पांचवा अधिकार है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, जिसमें हम शिक्षा को देखेंगे, यानी कि एजुकेशनल देखेंगे। एजुकेशन और कल्चर साथ साथ ही आएंगे, आपको याद हो जाएगा बाद में, अभी आप सुन लीजिए बस। तो उसका बाद है एजुकेशन, उसका भी हम लेंगे ई। तो आखिरी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो जिस प्रकार हम घरेलू उपचार को कहते हैं ना होम रेमेडीज, उसी प्रकार कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज संवैधानिक उपचारों को कहते हैं। तो जिस प्रकार ऊपर वाले को हमने देखा ना कल्चरल और एजुकेशनल का एजुकेशनल में ई लिया, उसी प्रकार संवैधानिक उपचारों में भी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का आर लेंगे। तो इस प्रकार हमारी ट्रिक बनेगी ई एफ ई आर। जिस प्रकार आप इस क्रम को याद रख पाएंगे, पहले तो आपको याद ही हो जाएगा कि पहला समानता का अधिकार होगा। अब मौलिक अधिकार की इस वीडियो को जब 2 बार देख लेंगे, आपको ये याद ही रहेगा कि जो पहला अधिकार है वो तो समानता का अधिकार है। उसके बाद हम इसको क्रम में कैसे याद रखेंगे, तो ई के बाद आता है एफ यानी कि फ्रीडम, फिर आएगा ई यानी कि शोषण वाला, फिर आएगा आर रिलीजन, फिर आएगा ई एजुकेशन, फिर आएगा आर रेमेडीज। तो इस प्रकार आप इसके क्रम को याद रख सकते हैं। अब हम इसे डिटेल में देखते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं पहला समानता का अधिकार, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। पहले हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसे याद कैसे करना है। तो सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 14, जिसमें है विधि के समक्ष समानता। विधि मतलब कि कानून। तो कानून के सामने सब बराबर है। इसका अर्थ है कि कानून के सामने सब एक समान है तथा राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान ही लागू करेगा। मतलब कि कानून के सामने सब बराबर हैं, ये अनुच्छेद 14 में कहा गया है। तो जैसा कि ये आप इमेज देख रहे हैं, आपने फिल्मों में अदालतों में देखा होगा ये स्टैचू को, जिसकी आंख पर पट्टी बंधी होती है। तो इसमें क्या दर्शाया जाता है कि कानून के सामने सब बराबर हैं, चाहे अमीर हो या गरीब हो, सभी को एक प्रकार का न्याय मिलेगा। तो यही अनुच्छेद 14 में कहा गया है। तो उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में क्या है, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर निषेध। यानी कि राज्य के द्वारा धर्म, जाति, लिंग, नस्ल या जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये अनुच्छेद 15 में कहा गया है। अनुच्छेद 14 में समानता बताई गई है और अनुच्छेद 15 में कि किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो उसके बाद है अनुच्छेद 16 कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन के विषय मतलब कि सरकारी नौकरियों में सभी को समान अवसर मिलेंगे, सभी में समानता है। तो लोक नियोजन के संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अवसर की समानता होगी, पर अपवाद इसमें है आरक्षण। तो संविधान में लिखा गया है कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। वैसे किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, पर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन क्या है कि समाज का वो तबका या अभिन्न हिस्सा जो विकास की दौड़ में पीछे रह गया हो, तो उसे कुछ छूट देकर आगे बढ़ाया जाए, यानी कि आरक्षण दिया जाए। तो ये डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि ये भेदभाव क्यों, सब हमें बराबर का अधिकार क्यों नहीं है। तो संविधान में ये साफ लिखा गया है कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। अगर कोई तबका पीछे छूट गया है तो उसे छूट देकर आपके बराबर लाया जाए, तो ये आरक्षण दिया जा सकता है। ये संविधान में कहा गया है। तो याद रखिएगा, 14 में समानता है, 15 में किसी आधार पर भेदभाव नहीं करना है और 16 में है लोक नियोजन के विषय पर समानता। तो उसके बाद है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 मतलब कि अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी। तो इसके अंतर्गत अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी को एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। आप किसी के धर्म, जाति, रंग के आधार पर उसे छुआछूत का भेदभाव नहीं कर सकते। ये अनुच्छेद 17 में कहा गया है। और नेक्स्ट है अनुच्छेद 18। तो अनुच्छेद 18 का क्या कहा गया है, उपाधियों का अंत। तो अनुच्छेद 18 के तहत सभी प्रकार की उपाधियां जो कि आजादी से पूर्व थी, उनको समाप्त कर दिया गया। मतलब कि इसके अंतर्गत उपाधियों को समाप्त कर दिया गया। अब भारत का कोई भी नागरिक अपने नाम से पहले कोई भी उपाधि नहीं लगा सकता। मसलन उदाहरण के स्वरूप स्वतंत्रता से पूर्व कुछ उपाधियां थी, जैसे कि महाराज, सुल्तान, बादशाह, राय बहादुर, इस तरह की बहुत सी उपाधियां थी, उन सबको अब समाप्त कर दिया गया है। अब आप देखते हैं कि आप नहीं देखते होंगे कि किसी के नाम के आगे महाराज लगा हो या सुल्तान लगा हो, पर आजादी से पहले ये लगता था महाराज मतलब फलाना नाम होता था, पर अब ये अनुच्छेद 18 के तहत खत्म कर दिया गया उपाधियों को। तो उसके आगे है कि राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण आदि लिए जा सकते हैं, पर आप उपाधि के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते। मतलब किसी को भारत रत्न मिला है तो वो अपने नाम के आगे भारत रत्न नहीं लिख सकता, मतलब उपाधि के रूप में इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो इसके कुछ अपवाद हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें उपाधियों का उपयोग किया जा सकता है। तो इसका अपवाद है एजुकेशन और आर्मी रैंक।
मतलब एजुकेशन और आर्मी रैंक में कुछ उपाधियां हैं जो अपने नाम के आगे आप लगा सकते हैं। जैसे कि कोई पढ़ लिख कर प्रोफेसर बन जाता है तो अपने नाम के आगे प्रोफेसर लगाता है, कोई डॉक्टर बनता है तो अपने नाम के आगे डॉक्टर भी लगाता है। तो प्रोफेसर और डॉक्टर आप देखते हैं ना, लोग अपने नाम के आगे लगाते हैं। उसी प्रकार कुछ आर्मी की भी रैंक होती है, जैसे ब्रिगेडियर, कर्नल, कैप्टन, ये भी अपने नाम के आगे वो लगा सकते हैं। मतलब कि एजुकेशन और आर्मी रैंक की उपाधियों को लगाया जा सकता है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे प्रोफेसर प्यारेलाल, प्रोफेसर लगा सकते हैं अपने नाम के आगे। डॉक्टर हाथी, तो डॉक्टर भी इन्होंने नाम अपने नाम के आगे लगाया। उसी प्रकार होता है ब्रिगेडियर भानु प्रताप, तो ब्रिगेडियर हो, कैप्टन हो या कर्नल हो, ये भी अपने नाम के आगे लगा सकते हैं। तो मतलब कि एजुकेशनल और आर्मी रैंक की ये उपाधियां लगाई जा सकती हैं। उसके अलावा कोई भी उपाधियों को अपने नाम के आगे नहीं लगाया जा सकता। ये अनुच्छेद 18 में कहा गया है। तो अब हमने समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक डिटेल में कवर कर लिया। अब हम देखते हैं कि इसे याद कैसे करना है। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि इसे याद कैसे करना है। हम क्रम से इसको याद कैसे करेंगे, क्योंकि इसके क्रम पूछ लिया जाता है। कई बार इसके मिलान चिन्ह में पूछ लिया जाता है कि अनुच्छेद 14 में क्या है, अनुच्छेद 16 में क्या है। तो हम इसे याद कैसे करेंगे, तो इसे हम एक मनगढ़ंत कहानी से याद करेंगे। जब भी आपको ऐसी कोई भी चीज याद करनी हो तो आप एक कहानी बना लें अपने मन में। तो एक कहानी बना लेंगे तो इसे आप काफी देर तक याद रख सकते हैं। तो कैसे, अब देखिए। जैसे कि आपको पता होगा कि आजादी से पहले हमारे समाज में काफी असमानता थी, तभी तो बाद में जब संविधान बना तो समानता का अधिकार दिया गया। तो समानता का अधिकार दिया गया तो सबसे पहले काफी असमानता थी, इसीलिए आपको पता होगा कि समानता का अधिकार है तो इसमें सभी समानता की बात होगी। तो अनुच्छेद 14 में कहा गया कि कानून की नजरों में सभी बराबर हैं। तो बराबर कैसे होंगे, तो अनुच्छेद 15 में कहा गया कि धर्म, नस्ल, जाति के अधिकार पे आपसे कोई भेदभाव नहीं होगा, इस प्रकार आप बराबर होंगे। तो लोगों ने कहा चलो ठीक है, अब भेदभाव तो नहीं होगा, पर हमारे पास रोजगार भी तो नहीं है, हम सरकारी नौकरियों में भी तो नहीं है। तो लोगों को कहा गया कि अब आपको सरकारी नौकरियों में भी अवसर की समानता होगी। आपको सरकारी नौकरी भी दे दी गई, पर अभी भी लोगों के मन में छुआछूत का वो है। तो क्या कहा गया कि अनुच्छेद 17 में सरकारी नौकरी देने के बाद आपकी अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया। उसके बाद उपाधियों को भी खत्म कर दिया गया। अब ना रहेगा कोई राजा, ना रहेगा कोई भिखारी, तो ना ही आपसे कोई छुआछूत का विरोध होगा, मतलब छुआछूत नहीं होगा। तो पहले कानून की नजरों में आपको समानता दी गई, तो समानता तो दे दी गई, किस प्रकार, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव का विरोध करके। विरोध भी कर दिया गया, पर अभी भी नौकरियों में समानता नहीं है, तो उसके बाद नौकरियां दी गई। अभी भी लोगों के मन में क्या है, छुआछूत है, तो उसको खत्म कर दिया गया और उपाधियां भी खत्म कर दी गई। अब न रहेगा कोई राजा, न रहेगा कोई भिखारी, तो मतलब किसी के मन में छुआछूत नहीं रहेगा। तो इस प्रकार अभी कहानी से बनाइए, जिस प्रकार आप इसे क्रम से याद कर लेंगे। तो समानता के अधिकार के बाद है स्वतंत्रता का अधिकार, ये दूसरा अधिकार है। इसका वर्णन अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। तो अनुच्छेद 19 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वर्तमान समय में हमें कुल 6 स्वतंत्रता के अधिकार हैं, पर मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था। तो जब वीडियो शुरू हुई थी उस समय मैंने आपको बताया था कि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे और वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार हैं। उसी प्रकार जो अनुच्छेद 19 है उसमें भी जो स्वतंत्रता के अधिकार थे वो पहले 7 थे, पर एक खत्म कर दिया गया। तो अब स्वतंत्रता के अधिकार 19 में कितने हैं, 6 हैं। जिस प्रकार मौलिक अधिकार पहले 7 थे, 6 हैं, उसी प्रकार अनुच्छेद 19 में जो स्वतंत्रता के अधिकार थे वो भी पहले 7 थे और अब 6 हैं। तो संपत्ति के अधिकार को खत्म किया गया, वो मैं आपको बताऊंगा क्यों खत्म किया गया था, और मैं आपको ये भी याद करने का तरीका भी बताऊंगा कि इसे क्रम वाइज याद करेंगे, कैसे करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि है क्या क्या। तो अनुच्छेद 19A में है बोलने की स्वतंत्रता। बोलने की स्वतंत्रता यानी कि जो आप मीडिया देखते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता है, वो भी 19A के तहत ही आती है। तो 19A में है बोलने की स्वतंत्रता। अब आज आप देखते होंगे कि एक हवाई चप्पल पहना हुआ इंसान भी हवाई जहाज में बैठे हुए मंत्री को कुछ भी बोल सकता है, मतलब उसे बोलने की स्वतंत्रता है। तो ये हमें कहाँ से मिली है, तो संविधान के अनुच्छेद 19A के तहत ही हमें बोलने की स्वतंत्रता मिली है। 19B में क्या है, सभा करने की स्वतंत्रता। 19C में क्या है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। 19D में क्या है, देश में कहीं भी आवागमन करने की स्वतंत्रता। 19E में क्या है, किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। और 19F में क्या था, संपत्ति का अधिकार। यह हमारा पहले मौलिक अधिकार था, पर इसे अब कानूनी अधिकार बना दिया गया संपत्ति के अधिकार को। 19G में क्या है, व्यापार करने की स्वतंत्रता। तो आपको ये मैं अभी याद करने का तरीका बताऊंगा, पर अभी आप देख लीजिए कि ये है 19A से लेकर G तक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 में है। तो ये जो है 19F संपत्ति का अधिकार, इसे खत्म कर दिया गया। और हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, ऑप्शन दिए होते हैं 19D, E, F, G, इसमें कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार खत्म कर दिया गया, तो संपत्ति का अधिकार खत्म कर दिया गया। तो इसकी ट्रिक क्या है कि आप इसे याद कैसे करेंगे। तो जब आप स्कूल में पढ़ते थे उसमें आता था ना आपको ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स आता था, ट्रू मतलब जो सही है सही लगाइए, फॉल्स मतलब जो गलत है। उसी प्रकार
टी से ट्रू होता है, एफ से फॉल्स होता है, जिसके आगे इसलिए मैंने क्रॉस लगाया, फॉल्स, यानी कि इसे खत्म कर दिया गया। फॉल्स एफ से होता है फॉल्स। तो ये जो आपको अभी छोटी सी बात लग रही होगी, पर आप जब एग्जाम में बैठेंगे आपको यही बातें क्लिक करेंगी माइंड में, क्योंकि जब आपको ऑप्शन आएगा ए बी सी एफ जी, तो आपको वहां पर यही बात क्लिक करेगी कि एफ से होता है फॉल्स, फॉल्स यानी कि क्रॉस। तो जो संपत्ति का अधिकार है इसे क्रॉस कर दिया गया, यानी कि खत्म कर दिया गया। अब ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि कानूनी अधिकार है। तो अब हम देखते हैं कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार क्यों कर दिया गया। तो मैंने आपको बताया था कि जो मौलिक अधिकार होते हैं वो सरकार हमसे छीन नहीं सकती, पर कानूनी अधिकारों को सरकार भी हमसे छीन सकती है। तो जब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि उदाहरण से, कि जैसे सरकार को कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करना होता था, मतलब कि सड़क बनाना होता था, पुल बनाना है, कोई एक्सप्रेसवे बनाना है, तो वहां पर जो हमारी जमीनें होती थी, सरकार क्या करती है, हमसे हमारी जमीनें ले लेती है, जहां पर भी सड़क का निर्माण करना है, उसके बदले में हमें मुआवजा दे देती है। पर जब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, तब सरकार हमसे वो जमीनें नहीं ले सकती थी। क्यों? क्योंकि वो हमारे एक फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, और वो सरकार भी हमसे छीन नहीं सकती। पर जब बाद में इसे कानूनी अधिकार कर दिया गया, तो सरकार वो हमसे छीन सकती है। उसके बदले में सरकार क्या करती है, हमें मुआवजा दे देती है। पर जब मौलिक अधिकार था तो वो सरकार हमसे छीन नहीं सकती थी। इसीलिए संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया, मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार कर दिया गया। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अब हम देखते हैं कि ये जो क्रम है इसे क्रम वाइज कैसे याद करेंगे। तो इसे 19A से लेकर 19G तक मैं आपको बताऊंगा कि क्रम वाइज इसे याद कैसे करेंगे। तो उसी प्रकार जैसे मैंने आपको कहानी की तरह बताया था, इसी प्रकार इसे भी कहानी की तरह आप सुनिए। तो इसमें क्या है कि स्वतंत्रता का अधिकार है। तो स्वतंत्रता के अधिकार में क्या किया गया कि मान लो आपको कोई भी तकलीफ है, अब एक कहानी की तरह समझे कि आपको कोई भी तकलीफ है तो आप बोलेंगे, तो आपको बोलने की स्वतंत्रता है। मान लीजिए आप बोल रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा, तो आपको सभा करने की स्वतंत्रता है। पहले आप बोलेंगे, आपकी बात कोई सुन नहीं रहा, तो आप एक सभा करेंगे, सभा में बात अपनी रखेंगे। सभा में भी आपकी बात सुनी नहीं जा रही, तो आप एक संगठन यानी कि एक संघ बनाएंगे, संघ बनाकर अपनी बात को रखेंगे। अब आपकी बात मान लीजिए एक राज्य में आप कर रहे हैं, यहाँ पर भी आपकी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो आप दूसरे देश में भी आवागमन करने की स्वतंत्रता है। अब देख रहे हैं ना कितने क्रम वाइज संविधान को बनाया गया है। पहले तो आप बोलेंगे, आपकी बात कोई नहीं सुन रहा, तो एक सभा करेंगे, सभा के बाद आपकी सभा में बात नहीं सुनी जा रही, तो एक संघ बनाएंगे, और संघ बनाकर जब आपके एक राज्य में प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो आप दूसरे राज्य में भी आवागमन कर सकते हैं। जब आप दूसरे राज्य में जाएंगे तो वहां पर निवास करना पड़ेगा, आपको बसने की स्वतंत्रता है। तो दूसरे राज्य में जाएंगे तो वहां पर बसने की स्वतंत्रता है। अब आप जब दूसरे राज्य में जाएंगे तो वहां तो आपको कमाना भी पड़ेगा ना, तो व्यापार करने की स्वतंत्रता भी आपको दी गई है। तो देखिए कैसे क्रम वाइज आप इसे कहानी की तरह याद कर सकते हैं। पहले आप बोलेंगे, आपकी बात कोई नहीं सुन रहा, तो आप सभा करेंगे, सभा में भी आपकी बात नहीं सुनी जा रही, तो आप एक संगठन बनाएंगे। तो एक राज्य में आपकी बात का प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो दूसरे राज्य में आवागमन करेंगे। दूसरे राज्य में जब आवागमन करेंगे तो आपको बसना पड़ेगा, तो बसने के लिए वहां पर निवास करेंगे। जब आप निवास करेंगे तो आपको कमाना भी पड़ेगा, तो व्यापार करने की स्वतंत्रता है। तो इस प्रकार कहानी से आप पूरा अनुच्छेद A से लेकर G तक याद रख सकते हैं। और बीच में मैंने आपको बताया कि 19F जो है फॉल्स है, यानी कि संपत्ति का अधिकार खत्म कर दिया गया है। तो इस प्रकार आशा करता हूँ आपको अनुच्छेद 19 याद हो गया। तो अनुच्छेद 19 के बाद क्या है, अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में क्या है, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कि जब आपको अपराधी घोषित कर दिया जाए उस समय आपके पास क्या क्या अधिकार हैं, जिसमें वर्णन है। तो इसके अंतर्गत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। पहला, एक अपराध की एक ही सजा होगी। मान लीजिए आपने कोई अपराध किया और उस अपराध की आपने सजा भुगत ली, तो उसके बाद आपको दोबारा सजा नहीं दी जाएगी, यानी कि एक अपराध की एक ही सजा होगी। दूसरा पॉइंट क्या है, अपराध करते समय जो कानून बना है उसी के तहत सजा होगी। मान लीजिए आपने कोई जुर्म किया या अपराध किया, उस पर मुकदमा चला, मुकदमा चलने के बाद क्या हुआ कि मुकदमा चल ही रहा था कि कानून में संशोधन हो गया और जो सजा थी थोड़ी सख्त हो गई, कानून थोड़ा सख्त हो गया। पर आपको जब सजा सुनाई जाएगी तो जब आपने अपराध किया था उस समय जो कानून था उसी के तहत सजा सुनाई जाएगी, ना कि जो संशोधन हुआ उस कानून के तहत। तो याद रखिएगा, अपराध करते समय जो कानून बना है उसी के तहत सजा होगी। तीसरा पॉइंट है कि खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो आपको खुद के खिलाफ, मान लीजिए कोई अपराधी है, उसको खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये अनुच्छेद 20 में कहा गया। तो ये 3 पॉइंट है, याद रखिएगा। तो उसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो इसके अंतर्गत सभी व्यक्तियों को कानूनी सीमा के अंदर जीवन जीने का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति से जीवन जीने का अधिकार नहीं छीना जा सकता, पर कानूनी सीमा के अंदर उसे पूरा जीवन जीने का अधिकार है, उसे उसका जीवन जीने का अधिकार नहीं छीना जा सकता। मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर सुसाइड भी करता है, अगर सुसाइड कर ले फिर तो बात ही अलग है, पर सुसाइड करते वक्त अगर वो बच जाए तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है। आप अपनी जिंदगी खुद भी छीन नहीं सकते। ये अनुच्छेद 21 कहता है कि आप भी अपनी जिंदगी को छीन नहीं सकते। तो किसी भी व्यक्ति के जीवन जीने का अधिकार नहीं छीना जा सकता है, ये अनुच्छेद 21 में कहा गया है। तो अनुच्छेद 21 के बाद है अनुच्छेद 21A, यानी कि शिक्षा का अधिकार। वेरी इंपोर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 21A में है। तो 86वें संविधान संशोधन
2002 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य करने का प्रावधान जोड़ा गया है। तो आपने सरकारी स्कूलों में देखा होगा ना कि 6 से लेकर जो 14 वर्ष की आयु के बच्चे हैं उन्हें फ्री में शिक्षा दी जाती है। तो ये प्रावधान ये कहाँ पर है? तो अनुच्छेद 21 में शिक्षा के अधिकार दिया गया है। तो 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ये प्रावधान है कि 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों को फ्री में शिक्षा दी जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 22। तो अनुच्छेद 22 में क्या है? गिरफ्तारी से संरक्षण। तो अनुच्छेद 22 में है गिरफ्तारी से संरक्षण। इसमें 2 पॉइंट है, अपराध के बाद और अपराध के पहले। तो आपको अपराधी से संरक्षण, तो अनुच्छेद 22 में है गिरफ्तारी से संरक्षण। इसमें 2 पॉइंट है, अपराध के बाद और अपराध के पहले। तो आपको अपराध करने के बाद भी गिरफ्तार किया जाता है और अपराध करने से पहले भी गिरफ्तार किया जा सकता है। ये हम दोनों देखेंगे। तो अपराध के बाद पहले देखते हैं कि अपराध के बाद आपको गिरफ्तार किया जाए तो उस समय आपके पास क्या क्या राइट्स है। तो इसे कहते हैं दंडात्मक निरोध। मान लीजिए आपने कोई अपराध किया और पुलिस आपके पास आई, तो इस समय आपके पास क्या क्या अधिकार है? तो सबसे पहला अधिकार है कि हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। तो आप पुलिस से वारंट मांग सकते हैं कि हमें किस लिए हिरासत में लिया जा रहा है, इसका कारण पूछ सकते हैं। पर आपने अगर मान लीजिए बहुत ही कोई संगीन जुर्म किया है तो उस समय पुलिस आपको वारंट नहीं दिखाएगी। पर आपने कोई छोटा मोटा जुर्म किया है तो आपको वारंट दिखाया जाएगा कि हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। तो दूसरा पॉइंट है 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष पेश करना पड़ेगा। मान लीजिए पुलिस ने आपको पकड़ लिया और जेल में डाल दिया, तो उसे क्या करना होगा कि 24 घंटे के अंदर आपको दंडाधिकारी मैजिस्ट्रेट यानी कि जज के सामने पेश करना पड़ेगा। ये आपका अधिकार है कि उसे 24 घंटे के अंदर आपको जज के सामने पेश करना ही पड़ेगा। तो मान लीजिए वो आपको जज के सामने ले गए, तो जज आपसे पूछेगा कि आपके पास कोई बेगुनाही का सबूत है। अगर आप बेगुनाही का सबूत दे देते हैं तो जज आपको छोड़ देगा। नहीं दे पाएंगे तो आपको क्या करना होगा कि आप अपने पसंद के वकील से सलाह ले सकते हैं। मतलब आप एक वकील रख सकते हैं, तो वकील आपको बताएगा भाई क्या क्या करना है, वो आपको सलाह देगा। तो ये आपके पास 3 अधिकार है। पहले तो आप एक कारण पूछ सकते हैं हिरासत में लेने का, दूसरा 24 घंटे के अंदर आपको जज के सामने पेश करना पड़ेगा, और तीसरा क्या है कि आप अपने पसंद के वकील से सलाह ले सकते हैं। तो ये हुआ दंडात्मक विरोध, यानी अपराध करने के बाद आपके पास क्या क्या अधिकार है। तो दूसरा पॉइंट है अपराध के पहले, यानी पुलिस आपको अपराध के पहले भी गिरफ्तार कर सकती है। इसे कहते हैं हम निवारक निरोध। तो निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने के पहले भी गिरफ्तार किया जा सकता है। तो उस समय आपको कोई वारंट दिखाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अभी धारा 370 हटी, तो वहाँ पर कुछ जो नेता थे, सरकार ने क्या किया, जब धारा 370 हटाई उसके पहले ही उन लोगों को नजरबंद कर दिया। तो किस कानून के तहत किया? तो इसी निवारक निरोध के तहत, क्योंकि अभी उन्होंने कोई अपराध नहीं किया था। अपराध करने से पहले ही उन्हें नजरबंद करा दिया गया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो उन्हें कोई वारंट नहीं दिखाया गया, उस समय उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उन्होंने अभी कोई अपराध नहीं किया। पर अगर उन्हें गिरफ्तार ना किया जाता तो भड़काऊ भाषण देते, वहाँ के लोगों को भड़काते। इसीलिए सरकार ने क्या किया, निवारक निरोध कानून का इस्तेमाल किया और उन्हें अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया। तो इस कानून के तहत वारंट दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, और ऐसे व्यक्ति को बिना दंडाधिकारी के समक्ष पेश किए 3 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। तो याद रखिएगा, जज के सामने 24 घंटे के अंदर पेश करने की जरूरत भी नहीं है, उसे 3 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो स्वतंत्रता का अधिकार खत्म हुआ। अब लास्ट हम देखते हैं तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो स्वतंत्रता के अधिकार के बाद हम देखते हैं तीसरा अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसके 2 ही अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 23 और 24। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद 23। तो अनुच्छेद 23 में क्या है, मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री नहीं की जा सकती है और न ही उसे जबरदस्ती मजदूरी करवाई जा सकती है, और इसका उल्लंघन करना एक दंडनीय अपराध है। मतलब किसी भी व्यक्ति की खरीद बिक्री नहीं की जा सकती है, मतलब उसका व्यापार नहीं किया जा सकता मनुष्य का, और न ही उसे जबरदस्ती मजदूरी करवाई जा सकती है। इसका वर्णन है अनुच्छेद 23 में, और जो इसका उल्लंघन करेगा वो एक दंडनीय अपराध है। तो अनुच्छेद 23 के बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 24। तो अनुच्छेद 24 में बाल नियोजन पर प्रतिबंध, यानी कि 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे को कारखाने, खदानों या अन्य जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। ऐसा अगर कोई करेगा तो भी एक दंडनीय अपराध है। तो मतलब कि 14 साल से कम आयु वाले बच्चे को कारखानों में काम नहीं कराया जा सकता, न ही खदानों में कराया जा सकता है, न ही कोई जोखिम भरे काम उनसे करवाए जा सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 24 में कहा गया है। तो आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होते हैं। जो बाकी के 3 अधिकार हैं इसे नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर कराऊंगा। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।